नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। पुलिस की सुस्त चाल से अपराधी बेखौफ हैं। कतरास थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण की वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां टांडा बस्ती में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को दिन दहाड़े अगवा कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों के इस दुस्साहस से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं हैरत की बात है कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी तक नहीं है। किस व्यक्ति का अपहरण किया गया है, बोलेरो में कौन लोग सवार थे और अपहरण के बाद क्या ताजा हालात हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस पर विफलताओं के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बोलेरो सवार कुछ लोग आते हैं और बाइक सवार किसी व्यक्ति को अगवा कर लेते हैं। इधर न्यूज 18 ने जब बाघमारा एसडीपीओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। हैरत की बात तो यही है कि पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में जानकारी तक नहीं है। दिन दहाड़े इस तरीके से अपहरण कर लिया जाता है। और अब ऐसे में कई सारे सवाल दिन दहाड़े अपहरण से उठे। गंभीर सवाल हैं, अपराधियों के आगे क्यों फेल है धनबाद पुलिस? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल। दिन दहाड़े अगवा किया गया युवक आखिर कौन था? क्या इसकी जानकारी अभी तक मिल पाई है? बोलेरो सवार अपराधियों का कब मिलेगा सुराग? ये भी गंभीर सवाल है। बाघमारा एसडीपीओ आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं बाघमारा के एसडीपीओ? फोन नहीं उठाया जा रहा है। हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी फोन ही नहीं उठाया और बताने से तो इनकार किया ही। अपहरण की घटना से क्यों अनजान है पुलिस? कोयलांचल में बढ़ते अपराध पर लगाम कब लगेगा? तो खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बेखौफ अपराधी बोलेरो लेकर आते हैं और बाइक सवार का अपहरण कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? अब पुलिस कुछ कर पाई है? पहले तो पता ही नहीं था कि वारदात हो गई, अब वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? फिलहाल तो जो ये वीडियो कल से जो वायरल हो रहा है, घटना कल की बताई जा रही है। और कल जो है बोलेरो जो है तो आती है और बाइक सवार को पहले टक्कर मारते हुए और जबरन उसे उठा कर ले जाती है। कुछ बाइक सवार भी इस घटना को देखते हैं, लेकिन उन लोगों में भी ये हिम्मत नहीं होती कि किसी को रोकने का किया। अब जो चीजें सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि कोई युवक है उसको उठा कर वो जबरन ले गए, लेकिन अब तक ये साफ पता नहीं चल पाया कि वो उत्पाद विभाग थी या उत्पाद विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों थे या स्पष्ट जिस तरह की वारदात और जिस तरीके के सीसीटीवी पे फुटेज दिख रही है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपराधिक मामला है। और जिस तरीके से उसको उठा कर ले गया है, ये कोई ना कहीं संगीन है और अपहरण की तरफ ही ये इशारा करा। हालांकि एसडीपीओ से बात करने का प्रयास जरूर हमने किया, लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कोई उत्पाद विभाग के वाहन है और ये सिंडिकेट के भी वाहन हो या किसी अधिकारी के वाहन हो सकते। अगर अधिकारियों के वाहन है तो क्या इस तरह किसी युवक को उठा कर ले जाना और पुलिस को सूचना नहीं दे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। झरिया पुनर्वास पर दिल्ली में आज हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है। पीएमओ के निर्देश पर कोयला सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी संशोधित मास्टर प्लान और पुनर्वास के मुद्दे पर आज चर्चा होगी। इससे पहले शुक्रवार को मंत्रालय के सलाहकार पीयूष कुमार ने बीसीसीएल मुख्यालय में बैठक के ब्लूप्रिंट पर चर्चा की थी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मास्टर प्लान को संशोधित करने के पूर्व इस बात की गारंटी चाह रही है कि संशोधित प्लान से पुनर्वास हो जाएगा। पुनर्वास के लिए दायित्व के साथ ही जेआरडीए यानी झरिया रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का लीगल स्टेटस भी अहम मुद्दा है। ये सारे बिंदु झरिया पुनर्वास की विफलताओं के कारण भी गिनाए जा रहे हैं। सीएमपीडीआई यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को ही सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। आज की बैठक में कट ऑफ डेट के बाद के परिवारों की संख्या जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में होने का दावा कर रहे हैं, उन पर भी फैसला होना है।
सैटेलाइट इमेज और ड्रोन सर्वे से संबंधित डिटेल CMPDI को आज की बैठक में मुहैया कराना होगा। तो CMPDI को ड्रोन सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ के निर्देश पर आज एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें झरिया पुनर्वास को लेकर बातचीत होगी, संशोधित मास्टर प्लान पर बातचीत होगी। दरअसल ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो संशोधन किया जाना है उससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधन के बाद पुनर्वास का काम सही तरीके से हो पाएगा। पुनर्वास को लेकर जो पहले विफलता है वो दूर हो पाएगी। 7वीं जेपीएससी सिविल परीक्षा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। उम्र सीमा को लेकर कट ऑफ डेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब 5 साल बाद परीक्षा हो रही है तो क्या सरकार अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है। सरकार को 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। उसी दिन इस मामले में अगली सुनवाई भी होगी, जबकि 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को है। दरअसल इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उम्र सीमा निर्धारण को सही बताया था, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आरएसएस के बयान के बाद धर्मांतरण पर एक बार फिर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने संघ के बयान का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने आपदा में अवसर तलाशने का आरोप लगाया। अब इस बीच हजारीबाग के 12 लोगों ने फिर से सरना धर्म अपना लिया है। झारखंड में एक बार फिर धर्मांतरण पर सियासत गर्म है। धनबाद में आरएसएस के मंथन में हेमंत सरकार पर निशाना साधा गया था। संघ ने लॉकडाउन में सेवा के नाम पर धर्मांतरण का खेल चलाने का आरोप लगाया था, जिसका बीजेपी ने समर्थन किया है। आप सोच सकते हैं कि जब धर्मगुरु राजनीति में हस्तक्षेप करें और किसी सरकार को क्रिसमस गिफ्ट बता रहे हो तो उनका क्या एजेंडा रहा होगा। और कोरोना काल में इन्होंने जमकर धर्मांतरण कराया। जिन लोगों के पास खाना उपलब्ध नहीं हो रहा था, भय, लालच, लोभ, सारे हथकंडों का इन्होंने प्रयोग किया। संथाल परगना के इलाकों में, रांची जिले के आसपास के इलाकों में जमकर लोगों ने धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण पर संघ के दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आपदा में भी अवसर तलाशने का आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाया है। तो आपदा में भी अवसर ढूंढ करके किस प्रकार से समाज को बांटा जाए, ये उसी फिराक में रहते हैं। और ये बयानबाजियां भी मुझे लगता है कि उसी कड़ी का एक पहलू है जो सामने आया है। हम इस प्रकार के बयानों की कड़ी भर्त्सना करते हैं। एक महामारी के कालखंड के दौरान अगर इस प्रकार की बातें कही जाए, लोग जब एक दूसरे की मदद करने को आतुर थे, जीवन जा रहा था, लोग मदद को आ रहे थे, इसमें भी उनको अवसर नजर आ रहा है। झारखंड में ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान सेवा और सहयोग के नाम पर मिशनरी संस्थाओं ने बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया। इस आरोप को तब और बल मिला जब हजारीबाग के दारू में कई आदिवासी परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। हालांकि चानो खुर्द के 12 लोगों ने आज फिर से सरना धर्म में वापसी की। तो पहले बोला था 3 लाख मिलेगा, आपको ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे कि बड़ा आदमी बनाएंगे। झारखंड में धर्मांतरण पर कड़ा कानून बना है। धर्मांतरण से पहले डीसी से अनुमति लेने का प्रावधान है। बावजूद झारखंड में धड़ल्ले से धर्मांतरण जारी है। रांची से अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गढ़वा में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों में नाराजगी दिख रही है और इसकी शिकायत किसानों ने सोशल मीडिया के साथ ही डीसी को आवेदन सौंपकर की, जिसके बाद डीसी ने जिला कृषि पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया। और इसकी जांच के लिए अधिकारी जब कांडी प्रखंड पहुंचे तो उन्हें किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसान जांच अधिकारी की गाड़ी के आगे बैठ गए और कालाबाजारी पर जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं जांच के दौरान खाद दुकानों में भारी अनियमितता पाई गई। यहां सरकारी रेट 266 रुपए प्रति बैग है, जबकि खाद के लिए 500 से 600 रुपए लिए जा रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद ही किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी को जाने दिया।
अधिकारी लोग झुनझुना पीटने आए हैं। पिछले वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आ रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी हमको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी। बाकी देखते हैं आगे का जी। अपना आंदोलन जारी रहेगा। 13 तारीख तक अल्टीमेटम। क्या जांच करने आए थे? खाद की जांच करने आए थे जी। खाद की कालाबाजारी से संबंधित। कुछ दुकान को इन लोग जांच किया और गलत पाया शायद इन लोगों ने। गलत पाया कि नहीं पाया अब इन्हीं लोग रिपोर्ट देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, संतोषजनक जांच भी नहीं हुई है। कार्रवाई किस पर कार्रवाई की जाएगी? जांच के आधार पर। जांच के आधार पर तो किसका जांच किया गया? डीलर पर। तो कौन कौन से डीलर का जांच किया गया? आयुष खाद भंडार, आयुष खाद मोर्शता पैक्स। क्या उसमें लापरवाही पाया गया? अभी तो हम किसान से अधिकारी पूछेंगे जी। हम पूछ करके हम उनसे रिपोर्ट लेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के कोलाबाड़िया गांव में सड़क बरसात के दिनों में नदी का रूप ले लेती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को साल में 4 महीने नदी रूपी सड़क को ही पार करके आना जाना करना पड़ता है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो सड़क है जो नदी में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार गांव के बीच बह रहे पानी के लिए नाला का निर्माण कराने की मांग की, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं हो पाई है। दरअसल कोलाबाड़िया गांव में करीब 50 घर हैं। यहां बरसात के दिनों में खेत का पानी गांव के बीच से होकर गुजरता है, जिससे सड़क पूरी तरह नदी बन जाती है। वहीं लगातार पानी बहने से सर्दी खांसी के साथ बच्चे भी बीमारी से परेशान रहते हैं। बीते 20 साल से अधिक समय से इस गांव के ग्रामीण इसी तरह बहते पानी के बीच अपना जीवन काट रहे हैं। परेशानी तो नवंबर से ही तक चल रहा है, जुलाई से। अभी आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। फिर अभी लंगे पाँव में घूमना पड़ रहा है, पत्थर निकल गया है। खेती में हम लोग काम करते करते मतलब पैर सब बाली उली खा के यह हो गया है। तो चलने फिरने में बहुत परेशानी है। जैसे हम लोग दिन भर खेत में रहते हैं, फिर आ जाएंगे पानी वानी मतलब ले जाएंगे, फिर पानी में ही जाना पड़ रहा है। मतलब सूखा पाँव रात को ही होता है। और हम लोगों का गांव में अभी लगभग 50-60 परिवार है और हमारा बच्चा अभी स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी तो अब स्कूल फिलहाल बंद है, फिर भी ट्यूशन जाने के लिए बहुत असुविधा होता है। और छोटा छोटा बच्चा को हर टाइम पानी में खेलता है, सर्दी वर्दी लग जाता है, उसको बीमारी हो रहा है। उसी के लिए बहुत हम लोग परेशान रहता है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के हम इस वक्त डुमरिया प्रखंड में हैं और डुमरिया प्रखंड के कोलाबाड़िया गांव के में हमें आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये जो नदी रूपी जो यहाँ पर गांव के बीच में जो सड़क एक नाला के रूप में यहाँ पर लगातार 24 घंटा यहाँ पानी बहती है। और सबसे अधिक परेशानी इस गाँव में इस बात को लेकर है कि 24 घंटे ग्रामीण अगर घर से निकलते हैं तो जिस तरह का हम चल रहे हैं, देख रहे हैं हमारे पैर 24 घंटा इसमें पानी में भिगो रही है। इसी तरह ग्रामीणों को भी इस लगातार 24 घंटे इसी पानी में उन्हें भिगो कर आना पड़ता है। सर्दी खांसी कई तरह की बीमारी का भी इन्हें सामना करना पड़ता है इस पानी के कारण। लेकिन अब तक इस सड़क का कोई काम नहीं हो पाया है। गांव के ग्रामीण आज भी गुहार लगाते हैं कि सड़क में जो पानी बह रही है इसके समाधान के लिए इस गाँव में एक नाला का निर्माण किया जाए, गाँव में पक्की सड़क का निर्माण किया जाए ताकि गाँव के ग्रामीणों को सुविधा मिल पाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। रांची के रामदेव विहार फ्लैट सोसाइटी में जल जमाव से लोग परेशान हैं। जल जमाव के कारण लिफ्ट बंद कर दी जाती है और पानी की निकासी के लिए टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा पास में ही नई प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद जल निकासी वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। जल निकासी बंद होने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। रांची नगर निगम की भी इस मामले में गंभीर स्थिति दिख रही है। हो रही है हम लोगों को पानी जम जाता है। ये जो आप पार्किंग देख रहे हैं इसमें पानी, मेरा लिफ्ट जो है सो पूरा पानी भरा हुआ है। लिफ्ट हम लोगों ने बंद कर दिया है। ये तो 2 दिन की अवस्था है। ये अगर कंटिन्यू करेगा तो हमारी क्या स्थिति होगी आप इमेजिन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक तो टैंकर कभी बोला बहुत ज़्यादा हो जाता तकलीफ हो जाती है तो पंप आउट कराते हैं, टैंकर बुलाते हैं, टैंकर से बाहर फेंक पाते हैं पानी। लेकिन हम कितना दिन कर पाएंगे। किसी बिल्डर का एक नया प्रोजेक्ट बगल में एक नया बिल्डिंग बनाने का नगर निगम से उन्होंने परमिशन लेके बनाया और उन्होंने अपने ही बेचे हुए फ्लैट ओनर को पानी जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये पहली बार सुन रहे हैं जिन्होंने रास्ता दिया, जिन्होंने निकासी का मार्ग दिया और आज मार्ग में अवरोध बन रहे हैं इसलिए कि बगल में जो अपार्टमेंट बन रहा है उसका कॉमन पैसेज को इस अपार्टमेंट के थ्रू यूज़ किया जाए।
ये बहुत ही निंदनीय बात है। धनबाद में नीरज तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुरानी दुश्मनी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें गैंगस्टर अमन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। 2 सितंबर को धनबाद में हुए नीरज तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर अमन सिंह गैंग के मास्टरमाइंड रौनक गुप्ता समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक स्कॉर्पियो, 2 बिना नंबर की बाइक, 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपराधियों के तार बिहार से जुड़ते दिखे, तो इन्हें ट्रैप करने के लिए धनबाद एसएसपी ने 3 टीम तैयार की थी। जो टीम है वो बिहार घटना करने के बाद भाग गई थी। हमारी टीम यहाँ से 3 टीम बनी थी, स्पेशल टीम जो जमुई गई थी, एक टीम पटना गई थी, एक टीम सीवान गई थी। और तीनों जगह पे हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न जानकारी हासिल की और फाइनली हम लोग इन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता के बीच पुरानी दुश्मनी थी। हत्या के 2 दिन पहले ही रौनक गुप्ता जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद उसे इस बात का डर था कि नीरज तिवारी उसकी हत्या कर देगा। लिहाजा नीरज तिवारी के निशाना लगाने से पहले ही रौनक गुप्ता ने अपना रंग दिखा दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर धर्मशाला के पास 2 सितंबर की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर नीरज तिवारी का काम तमाम कर दिया। इस घटना में रौनक गुप्ता और राहुल गुप्ता को भी गोली लगी थी। रौनक गुप्ता और नीरज के बीच एक पुराना इन लोगों के बीच संबंध खराब था और कई चीजों पे इन लोग को आपस में रार था। एक दूसरे के ऊपर ये लोग कई तरह के इल्जाम लगाए थे। उसी के तहत जब रौनक बाहर आया जेल से तो उसे लगा कि नहीं इसको खत्म करने के बाद ही हम बच पाएंगे, तो उसने ये षड्यंत्र किया। नीरज तिवारी हत्याकांड में अब भी कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वहीं इस हत्याकांड में गैंगस्टर अमन सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर अमन सिंह ने ही प्रियरंजन के माध्यम से रौनक गुप्ता को हथियार उपलब्ध कराया था। वहीं इस हत्याकांड के पीछे कोयला अवैध कारोबार का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।